प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आपके लिए स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से दूसरे पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है डायरी का एक पन्ना और इसके लेखक हैं सीताराम सिकसरिया। सीताराम सिकसरिया का जन्म 1892 यानी 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ ज़िले में हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। पहले ये कलकत्ता और आज के डेट में इसे कोलकाता कहेंगे, ठीक है ना। कोलकाता में इनका अधिकांश समय बीता और वहाँ ये रविंद्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस के बहुत नज़दीकी रहे। कुछ वर्षों तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। इनके बारे में एक खास बात ये है कि इन्हें अपने जीवन में विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, यानी ये स्कूल जा कर के अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं किए, बल्कि स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वाध्याय मीन्स केवल सेल्फ स्टडी से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। सीताराम सिकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसमें रुचि लेते थे, ठीक है। वो दिन प्रतिदिन जो भी देखते सुनते थे अपनी आँखों से और फिर से जो महसूस करते थे, वे सब उन्हें अपनी एक निजी डायरी में लिख लिया करते थे और ये क्रम उनका कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी ही डायरी का जो डायरी 26 जनवरी 1931 के दिन का लिखा हुआ है, यानी इस डायरी का एक पन्ना जो है उसका डेट है 26 जनवरी 1931। वही एक पेज यहाँ इस पाठ के रूप में लिया गया है। इस पाठ में आगे और कुछ बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था और इस आंदोलन में जनता ने आज़ादी की अलख जगाने के लिए, यानी उनमें ये आज़ादी की लड़ाई के लिए रुचि पैदा करने के लिए उन्होंने इस तरह का आंदोलन चलाया था ताकि लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ें, ठीक है। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए थे और इस महासंग्राम में, यहाँ पे महासंग्राम हम कहें तो देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, उसे ही महासंग्राम यहाँ पे कहा गया। तो ऐसे महासंग्राम में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोग सामने आए और अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर हो गए थे। 26 जनवरी 1930 को, जबकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उस समय गुलाम भारत में ही आज़ादी लोग खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, यानी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। यानी उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ थे, फिर भी हमारे देश के लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और क्या कहा कि हम आज़ाद हो गए। और इस तरह से उन्होंने ये घोषणा करने के बाद स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया, ठीक है ना। झंडे फहराए, प्रतिज्ञा पढ़ी, ये सब कुछ किया, ठीक है। तो ये पूरे देश में हुआ था, लेकिन कहा गया है कि बंगाल में इसके लिए बहुत कम योगदान दिए गए थे। बंगाल में के लोगों ने बहुत कम अपना योगदान दिया था। वो 26 जनवरी 1930 की बात है जिसमें बंगाल के लोगों ने अपना बहुत कम योगदान दिया था। तो भाई इससे बंगाल वालों की बड़ी बदनामी भी हुई थी, ठीक है ना। तो ये कहा गया था कि बंगाल वाले लोग देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दे रहे। तो ये बदनामी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कलंक भी हो गया था उन लोगों के लिए। तो भाई उसके अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1931 को इसकी जब वर्षगांठ मनाने की बात आई, क्योंकि आज़ादी के लिए एक बार स्वतंत्र दिवस मनाए तो फिर इसकी वर्षगांठ भी तो जरूरी होती है ना। तो जब इसकी वर्षगांठ मनाने की बात आई तो उस समय बंगाल वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, यानी बहुत अपना योगदान दिया था और जिसे सीताराम सिकसरिया ने अपनी आँखों से देखा और उसे अपनी डायरी में लिखा, ठीक है ना। आज ये उसी डायरी का एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया, एक पन्ना दिया गया यहाँ पे, जिसे हम आज पाठ के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। डायरी का एक पन्ना पाठ में परतंत्र भारत यानी गुलाम भारत की एक सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है ना। यानी गुलाम भारत में किस तरह से क्या हुआ करता था उसकी एक झांकी ही इस तरह से यह पाठ है। इसमें दिखाया गया है कि आज़ादी के दीवानों में भारत की स्वतंत्रता के लिए कैसी दीवानगी होती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुद लेखक यानी सीताराम सिकसरिया, ये लोग सब मिल करके कोलकाता के लोगों ने के साथ साथ देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया था, यानी गुलाम भारत में ही अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध माना, ठीक है ना।
और इन विशेषकर महिला कार्यकर्ता पर तो बहुत जुल्म भी ढाए गए और ये सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की तो याद दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज अगर कृत संकल्प हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह कर न सके, है ना। यहाँ पे ये देखेंगे आप लोग कि समाज सुसंगठित हो गया, यानी पूरा कितना भी अंग्रेज का विरोध किया गया है ना, लेकिन पूरा कलकत्ते वाले जो थे वो एक हो गए थे और एक होकर के उनका विरोध किया तो वो किस तरह से आगे बढ़े और ऐसा वो कर दिखाए, वो आज़ादी की वर्षगांठ मना करके दिखा दिया, ठीक है ना। हम लोग उनकी डायरी का जो पहला लाइन है वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ कि आज का दिन अमर है, आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी ये 26 जनवरी 1931 का दिन जो है वो बिल्कुल अमर है और इसी दिन हमारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी कब, 26 जनवरी 1930 को। और इस वर्ष जो है यानी 31 को जो है उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है और जिसके लिए काफ़ी तैयारियां बहुत पहले से की गई है। पिछले वर्ष इन लोगों का हिस्सा यानी इन लोगों का योगदान बहुत कम था, जिसके कारण से इन्हें बहुत बदनामी झेलनी पड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन इस वर्ष ये चाहते थे कि जितना से ज़्यादा योगदान दे सके ताकि ये कलंक का टीका जो है वो धुल जाए, है ना। तो किस किस तरह से इन लोगों ने अपना योगदान दिया, उन्होंने बताया जाता है कि केवल प्रचार में ही उन लोगों ने 2000 रुपया खर्च किया था। सारे काम का भार लोग अपने ऊपर जानबूझ करके ले रहे थे, कोई किसी पर काम को टाल नहीं रहा था, है ना, बल्कि आगे बढ़ करके लोग सभी कामों का भार अपने ऊपर ले रहे थे और उसे कर रहे थे। जो कार्यकर्ता लोग जो थे वे लोग एक एक घर में जा करके लोगों को जाके समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई हमारा आगे का आज का प्रोग्राम क्या है और इस तरह से करके वो सबको एकजुट कर रहे थे। और फिर जब वर्षगांठ जब मनाई जा रही है तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि भाई बहुत अच्छे से सजाया जाता है ना, पूरी तैयारियां की जाती है। वहाँ भी कलकत्ता भी क्या होता है कि जितने भी बड़े बाज़ार थे, मकान थे, वो सबको पूरी तरह से सजाया गया था और सब पर राष्ट्रीय झंडा फहरा था। यानी ये तो डायरी लिख रहे हैं ना, जो दिन बीत चुका है उस दिन के बारे में ये डायरी लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े जितने भी बड़े बड़े मकान थे, है ना, बाज़ार थे, उन सब के ऊपर झंडा फहरा रहा था, ठीक है। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे लगता हो देख करके कि हमें सचमुच में आज़ादी मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और एक नया सा चीज़ मालूम होता था ना, नई सी नवीनता मालूम होती थी। सचमुच में लोगों को ये एहसास करा दे रहा था वो सजावट, वो तैयारियां देख करके, जैसे लग रहा हो कि आज़ादी मिल ही गई हो। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई है, यानी इससे पहले कलकत्ता को कभी ऐसे सजाया नहीं गया था, लोगों में इतना जोश खरोश भी नहीं देखा गया था, ठीक है। पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी से लोगों का विरोध करने में जुटी हुई थी, यानी शहर में गश्त लगा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी ताकि झंडा फहराने वाले लोगों को रोक सके, भीड़ को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। यानी एक तरह से आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कैसे भाई, तो एक और अंग्रेज और उसके पुलिस थे, उसके सिपाही थे, और दूसरी ओर हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक। अंग्रेज के जो सिपाही थे वो मोटर लॉरियों में तैनात होकर के यहाँ वहाँ घूम रहे थे। बहुत सारी लॉरियाँ तो शहर में घुमाई जा ही रही थी। घुड़सवारों का भी साथ में प्रबंध किया गया था, यानी वैसे सैनिक भी तैयार किए गए थे जो घोड़े पर सवार होकर के अंदर के मोहल्लों में या गली कूची में वो जा सके, है ना, वहाँ लोगों को रोक सके। और जितने भी सड़क पर ट्रैफिक पुलिस होते थे वो ट्रैफिक पुलिस उस दिन कहीं नहीं थे भाई। सारे ट्रैफिक पुलिस को सबको इसी काम में लगाया गया था कि इन्हें रोकना है ना, इन्हें स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना है, यानी सारे ट्रैफिक पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया था। और जो बड़े बड़े पार्क तथा मैदान थे उन्हें तो पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। घेरा क्यों था भाई, तो उस पर कब्जा करके इसलिए रखा था ताकि ये लोग यहाँ पे झंडा न फहरा सके और कोई सभा भी आयोजित न कर सके। मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था और तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा दिया गया था, यानी पुलिस के घेरने से पहले ही झंडा फहरा दिया जा चुका था। ऐसे ही एक पार्क का नाम बताया गया है, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ, ये संघ है बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी, यानी बंगाल प्रांत के जो स्टूडेंट का यूनियन था उनके तरफ से बताया कि उन लोग के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने
जब उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और तथा वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मारा और हटा दिया, ठीक है ना। फिर तारा सुंदरी पार्क में क्या हुआ, वहाँ भी बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो वे भी भीतर नहीं जा सके क्योंकि पुलिस ने उनको भी घेर करके रखा था, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी मारपीट, जब इसका विरोध किया गया यानी पुलिस का विरोध जब इनके लोगों ने किया तो पुलिस और इन लोगों में काफ़ी झड़प हुई, मारपीट भी हुई और 2-4 आदमी की तो मार लगने से या डंडे खाने से सर भी फट गए थे। अब इसी में गुजराती सेविका संघ, ये भी एक कमेटी है ना, जिसमें महिलाओं का संघ है, ठीक है। तो गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाले गया जिसमें बहुत सी लड़कियों थी जिनको गिरफ्तार करेंगे। यहाँ पे ये पैराग्राफ ये बताता है कि पुरुष तो पुरुष, साथ में महिलाएं भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रही थी, ठीक है ना, वो भी किसी से पीछे नहीं थी। ऐसी कुछ और भी महिला संघ का नाम आएगा। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। फिर जानकी देवी, मदालसा, ये लोग भी गई हुई थी, यानी जानकी देवी ये नाम है, मदालसा यानी मदालसा बजाज जिनका पूरा नाम है, वो भी वहाँ पे गई हुई थी झंडा फहराने के लिए उस विद्यालय में, ठीक है। लड़कियों को फिर वहाँ झंडा फहराने के बाद ये उस उत्सव का क्या महत्व है, यानी हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसका क्या महत्व, ये उन्होंने बताया लड़कियों को वहाँ पे। तो एक और लेखक जो थे सीताराम सेक्सरिया, वो मोटर में बैठकर सब जगह घूम घूम कर देख रहे थे, है ना। और तो उन्हें ये सब तैयारियां देख करके और भारतीय झंडा फहराते हुए देख करके बहुत अच्छा लगा उन्हें, ठीक है। जगह जगह वो फ़ोटो भी खींच रहे थे, जहाँ तहाँ से कहीं झंडे का फ़ोटो ले रहे थे तो कहीं भीड़ का फ़ोटो ले रहे थे, तो कहीं पुलिस जो लोगों पर लाठियाँ बरसा रही थी उसके भी फ़ोटो ले रहे थे, है ना। तो ये बहुत जगह से फ़ोटो ले रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी फ़ोटो ले लिया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया और जिसमें कुछ मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम दास भी थे जो बंगाल प्रांत के प्रमुख नेता थे, है ना, उन्हें भी पकड़ लिया गया, ठीक है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर ही था, लेकिन पर यह प्रबंध कर चुका था, ठीक है ना, यानी वो पता था ये लोगों को कि सुभाष बाबू के साथ जो जुलूस है हो सकता है इसमें सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसे में इस जुलूस को भाई आगे बढ़ाने का काम और कार्य पूर्ण करने का काम पूर्णदास पर था, ठीक है। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में लगी हुई थी पूरे, जहाँ जगह जगह से स्त्रियाँ क्या कर रही थी, अपना जुलूस लेकर के निकली और ठीक स्थान पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। मोनूमेंट, क्योंकि इन लोग सबको पहुंचना कहाँ था भाई, मोनूमेंट के पास पहुंचना था। मोनूमेंट के पास ये शाम 4 बजे का समय दिया गया था कि वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा और फिर प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, है ना। इसलिए लोग अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्रों से अपना जुलूस के साथ वो लोग मोनूमेंट के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। और मोनूमेंट की हाल थोड़ा सा हम लोग देख ले तो वहाँ पर कैसी स्थिति है। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध सुबह में देखा गया था, है ना, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, ठीक है ना। सुबह में कैसा प्रबंध था भाई, सुबह में पुलिस जो थी वो गश्त लगा रही थी, पुलिस जगह को घेरी हुई थी, लेकिन देखा गया ये चीज़ वहाँ पे कि दोपहर 1 बजे थोड़ा वातावरण शांत दिखा वहाँ पर का। 1 बजे वैसा गश्त लगाती पुलिस नहीं दिखाई दी, ठीक है ना, जैसे लग रहा हो जैसे पुलिस भी थक गई हो, शांत हो गई हो, और वहाँ पे पुलिस की भीड़ वैसी देखी नहीं गई। तो ये देख कर के लोगों को लगने लगा कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखाए, शायद पुलिस इस जगह को न घेरे, शायद पुलिस अपना प्रभाव न दिखाने, पुलिस यहाँ पे कुछ ऐसा करने, ऐसा लगा। लेकिन यहाँ तो अंग्रेज के वो पुलिस थे, वो रुकने वाले भी कहाँ थे। 3 बजे से ही फिर क्या होने, 1 बजे तो ये वातावरण वहाँ पर का शांत था, लेकिन 3 बजे से ही मैदानों में हजारों आदमी की भीड़ इकट्ठे होने लगी थी, यानी जगह जगह से लोग अपना अपना जुलूस लेकर के मोनूमेंट के पास पहुँचने लगे थे, क्योंकि शाम 4 बजे का समय दिया गया था ना, 4 बजे सभा होने वाली थी, ठीक। तो ये 3 बजे वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग टोलियाँ बना बना करके मैदान में घूमने भी लगे थे। और ये सब लेखक देखकर बताते हैं कि ये अद्भुत और निराली लग रही थी कि गुलाम भारत में लोग आज़ादी मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस तरह से भीड़ इकट्ठा किए और इस तरह से टोलियाँ बना के ये बात कर रहे, जैसे लग रहा था जैसे कोई उत्सव का दिन हो, है ना। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, मतलब कानून कैसा कानून, तो अंग्रेजों का कानून। और भंग मतलब होता है तोड़ना,
उस कानून को यानी अंग्रेजों के बनाए गए कानून को तोड़ने का काम चल रहा था, ठीक है ना। तो ये कानून भंग का काम जब से शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में पहले कभी नहीं की गई थी, ठीक है ना। हम लोग कानून भंग का काम कब से, कानून के अंग्रेजों के कानून का विरोध कर रहे थे, है ना, यानी उसके कानूनों को जब हम लोग तोड़ रहे थे तो उसके बाद से इस तरह की इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। और यह सभा तो कहना ही चाहिए क्योंकि ये ओपन लड़ाई भी है साथ में। ओपन लड़ाई कैसे है भाई, खुली लड़ाई कैसे है ये, क्योंकि दोनों आमने सामने यहाँ पे हिंदुस्तानी जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे आमने सामने आकर के, और इधर अंग्रेजों के जो पुलिस थे या अंग्रेज जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे, है ना। एक तरह से एक दूसरे को चैलेंज दे करके ये ओपन लड़ाई लड़ी जा रही थी। आप देख लीजिए कैसे ये चैलेंज दिया गया। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था और इधर भारतीय लोगों का भी जो था, इन लोगों का भी नोटिस निकल, दोनों ने अपने अपने नोटिस निकाले, ठीक है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के यानी पूरे एक्ट के साथ बताया कि इस धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले हैं थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना पहले ही दे दी गई थी कि आप लोग इस सभा में भाग नहीं लेंगे, और यदि आप लोग इस सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। मतलब जो लोग उस समय सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी मतलब अंग्रेज सरकार की जो लोग नौकरी करते थे वे अपने अपने कर्मचारियों को नोटिस पहले ही दे चुके थे कि आप लोग 26 जनवरी 1931 के दिन जो सभाएं होने वाली है उसमें आप लोग भाग नहीं लेंगे। ये हिंदुस्तानी ही थे ना जो सभा में भाग लेते, और अंग्रेज सरकार की नौकरी भी साथ में कर रहे थे, तो इनके ऊपर से तो ये एक तरह से ये चुनौती आ गई, भाई आप लोग को सभा में भाग नहीं लेना, जो भाग लेगा वो दोषी समझा जाएगा, ठीक है, और शायद उसके लिए फिर पनिशमेंट भी होगा, ठीक है। तो लेकिन दूसरी ओर देखिए कि क्या नोटिस निकला, दूसरी ओर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, ठीक है। सर्वसाधारण की उपस्थिति, सर्वसाधारण मतलब भारत में रहने वाले सभी भारतीय लोग, भारत में वो हमारे जितने भी हिंदुस्तानी लोग थे, अंग्रेज नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें अंग्रेज नहीं है बल्कि हम सब हिंदुस्तानियों को, उन सभी को, चाहे वो अंग्रेज सरकार की नौकरी करता हो या ना करता हो, है ना, वो है तो हिंदुस्तान का आदमी। तो ऐसे सारे हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया है नोटिस के थ्रू कि आप लोग को सबकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, आप लोग सबको इसमें उपस्थित होना एक तरह से। अब इसमें हुआ क्या, ये तो खुला चैलेंज हो गया ना। इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे थे उनको दोनों साइड की नोटिस मिली। एक तो अंग्रेज की नोटिस मिली कि आपको इस धारा के अनुसार इस सभा में शामिल नहीं होना है, अगर होते हैं तो आप दोषी समझे जाएंगे, हो सकता है नौकरी से निकाले, हो सकता है उसकी सैलरी रोक दे, हो सकता है उसे जेल दिया जाए, कुछ भी पनिशमेंट ऐसा होता। और दूसरी ओर इंटर काउंसिल, ये काउंसिल की तरफ से जो नोटिस निकाला गया तो उसमें ये कहा गया कि भाई जितने भी भारतीय लोग हैं इन सब को इसमें शामिल होना जरूरी है। तो जो नौकरी करने वाले वो लोग तो दोनों तरह की नोटिस में बीच में फंसे हुए, और इस तरह से एक दूसरे को ये लोग खुला चैलेंज दे करके सभा करने जा रहे थे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर के आ गए। उनको तो चौरंगी पर ही रोका गया, चौरंगी एक जगह का है नाम है जहाँ पे उनको रोक दिया गया, पर उनकी जुलूस में भीड़ बहुत थी और भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण पुलिस उनके जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने फिर लाठियां चलाने शुरू कर दी ताकि वो भीड़ को तितर बितर कर सके, है ना। तो इस लाठी चार्ज में बहुत सारे आदमी घायल हुए। सुभाष चंद्र को भी, उनको भी लाठियां पड़ी, उनको भी जोर से लगी। तो सुभाष बाबू जब जैसे जैसे लाठी लगती उनको, वो बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे उस समय। ये बात उनके एक साथी हैं ज्योतिर्मय गांगुली, उन्होंने सुभाष बाबू से कहा भी कि आप हट जाइए, है ना। तो सुभाष बाबू ने उनका विरोध करते हुए कहा कि नहीं, मैं जुलूस से हट नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है ना। उनमें तो ये सब तो लेखक ऐसे यहाँ पे जो बता रहे वो सुनी हुई बात को बता रहे हैं, सुनी बातों को वो लिख रहे थे डायरी में जो उन्होंने सुना, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ हर जगह तो नहीं हो सकता है। तो सीताराम सेक्सरिया जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे उन्हें दूसरे लोगों से ये पता चला कि क्या स्थिति रही, ठीक है ना, और जिसे वो अपनी डायरी में लिख रहे थे। लेकिन ऐसे सीताराम सेक्सरिया को, लेखक को ये खुद भी पता है
कि सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, है ना, क्योंकि इनसे उनकी गहरी मित्रता थी, ये उनके बहुत नज़दीकी रहते, इसलिए वो उनको पर्सनली भी जानते हैं कि सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोलते हैं। ठीक, वो अपनी आंखों से देखा उन्होंने। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। उन्हीं के एक साथी हैं क्षितिज चटर्जी, उनका भी लाठी लगने से सर बहुत बुरी तरह से फट चुका था, है ना, और उनके फटे हुए सर से इतना खून बह रहा था, उसको तो देख कर के लोग अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे, है ना। वो देख के सहन नहीं हो रहा था कि इतनी जोर से उनका सर बुरी घायल हो चुका था। इधर तो ये हालत हो रही थी, और उधर जो थी यानी मोनूमेंट के पास पहुंचने से लोगों को इस तरह से रोका जा रहा था, जिसमें क्षितिज चटर्जी को लाठियां लगी, फिर सुभाष बाबू को भी लाठियां लगी, भीड़ को तितर बितर किया जा। और तब तक मोनूमेंट के पास क्या हो रहा था भाई, तब तक मोनूमेंट के पास स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ करके झंडा फहरा रही थी और घोषणाएं भी पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंच चुकी थी, प्रायः सबके पास झंडा था। और जो इन स्त्रियों में जो वॉलेंटियर लोग थे ना, वे अपने स्थान से हट नहीं रहे थे। उन्हें लाठियां भी पड़ रही थी तो भी वो अपने स्थान से हट नहीं रहे थे। ये यहाँ पे एक तरह से वॉलेंटियर की ड्यूटी दिखाई गई कि वॉलेंटियर का वर्क कैसा होता है। ठीक है, उन्हें जो ड्यूटी दी गई थी उस ड्यूटी को वो निभा रहे थे, चाहे उन पर ऊपर कितनी भी मुसीबतें क्यों नहीं आ रही थी, फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी वॉलेंटियर। सुभाष बाबू को तो अंततः पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ठीक, कुछ देर के बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, है ना, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी भी तब तक हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, यानी पुलिस थोड़ा शांत हो गई, है ना। धर्म तल्ले के उसके बाद थोड़ा बीच बीच में पुलिस शांत होती, फिर डंडे बरसाते, फिर शांत होती, फिर डंडे बरसाते, मतलब ऐसा लगता हो देख करके जैसे पुलिस थक चुकी हो। ठीक है ना। इसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ अगर उसमें लाठी चार्ज किया जाता है तो लोगों की घायल होने की संभावना भी तो बढ़ जाती है ना। तो भीड़ ज़्यादा होने का लोग भी ज़्यादा घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस तो टूट गया, क्योंकि लाठियाँ चला रही थी पुलिस, और करीब 50-60 स्त्रियाँ क्या की इसके विरोध में वहीं मोड़ पे ही बैठ गई, है ना। पुलिस ने उन सबको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। ठीक है, लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया, यानी सबको बंद कर दिया। फिर स्त्रियों का एक भाग और भी बचा हुआ था जो आगे बढ़ करके इसका नेतृत्व करता, वो थी विमल प्रतिभा, है ना। वो आगे बढ़ करके उसका नेतृत्व कर रही थी, यानी उस जुलूस को आगे ले जाती। उनको भी बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे भी वहीं मोड़ पे बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में क्या कर रही थी, लाठियां चला रही थी, है ना। बीच बीच में वो शांत हो जाती थी और बीच बीच में लाठियां बरसाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे तक ये वहाँ पर ये सब चलता रहा, लाठी चार्ज होते रहे, लोग घायल होते रहे। ये करीब 45 मिनट तक वहाँ ये सब चलता रहा, है ना। और फिर 45 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। ठीक है, और भी कई लोग, यानी सब जिसको पकड़ के रखा था उसे ले जाने के लिए बाद में पुलिस की गाड़ी आई और सबको फिर लाल बाजार लॉकअप में भेजा गया। और जो लोग कई आदमी को तो पकड़ लिया गया। इसमें बता रहे हैं कि ब्रिजलाल गोयनका एक नाम है, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे, यानी लेखक के साथ वो भी कई दिनों से थे, काम कर रहे थे इसमें। और दमदम जेल में भी वे अपने साथ थे, है ना। ये बता रहे हैं कि ब्रिजलाल गोयनका है को, ब्रिजलाल गोयनका सीताराम सेक्सरिया के ही एक मित्र हैं, जो इनके साथ कई दिनों से रह करके काम कर रहे थे। जब ये दोनों दमदम जेल में थे तब भी वो वहाँ पे इनके साथ ही थे, वो भी बेचारे यहाँ पे पकड़ लिए गए। ठीक है ना। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मोनूमेंट की ओर बहुत तेजी से दौड़े। कौन? ब्रिजलाल गोयनका, है ना, बहुत तेजी से। लेकिन वो इतना तेज दौड़े कि खुद ही वो अपने पैरों में फंस करके गिर भी पड़े, है ना, अपने आप ही वो गिर भी पड़े। उसे फिर एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर कुछ देर ले जाकर उनको छोड़ भी दिया। ठीक है ना। तब वह फिर क्या किए, 200 आदमियों का जुलूस लेकर के लाल बाजार गए और वहाँ पर फिर गिरफ्तार हो गए, यानी। और उसके बाद जो मदालसा थी, मदालसा बाजार जो यहाँ पे नाम दिया गया है, वो भी पकड़ी गई। इससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया, यानी ब्रिजलाल मदालसा बजाज को जो पकड़ा गया उनके साथ थाने में भी मार, जबकि वो एक महिला थी, फिर भी उनके साथ थाने में मारपीट हुई है। सब मिलाकर के टोटल बताते हैं यहाँ पे लेखक
कि कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात को 9 बजे के करीब छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो लेखक बताते हैं कि 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से उन्हें फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर, उन्हें क्या खादी भंडार यहाँ फ़ोन आया कि बहुत आदमी चोट खाए हुए खाकर आए हैं और कई की हालत तो बहुत सीरियस है, संगीन है ना। और भाई उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी मंगवा रहे थे ये लोग। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, यानी उनका इलाज कर रहे थे, और फ़ोटो उतरवाते, यानी जो घायल लोग थे उनके फ़ोटो भी खींचे जा रहे थे। ठीक है, उस समय तक 67 यानी 67 आदमी वहाँ आ चुके थे और बाद में तो उन घायलों की संख्या बढ़कर 103 तक पहुँच गई थी। ये फ़ोटो लिए जाते इसलिए ताकि जो बंगाल के ऊपर जो कलंक था कि बंगाल वालों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दिया, तो ये फ़ोटो ही उनके ये सबूत होंगे, है ना, कि भाई बंगाल वालों ने भी देश की आज़ादी में रुचि दिखाई है, और वो भी ये केवल नाम के लिए नहीं बल्कि हृदय से उन लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में रुचि दिखाई है। तो अस्पताल गए, फिर लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे, और जो लोग घरों में चले गए थे यानी थोड़ा बहुत इलाज करा के, वे तो अलग ही। इस प्रकार से 200 आदमी घायल हुए, और पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला कि वो कितने लोग टोटल पकड़े गए। पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, जहाँ वो लोग बंद थे। आज जो कुछ भी हुआ वो सही में अपूर्व था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था वो आज इनके योगदान से धुल गया था ना। ये एक तरह से समझिए कि कलंक उन लोगों ने अपने माथे पे लगा कलंक को मिटाया है ना, पकड़। और लोग सोचने लगे थे कि यहाँ भी बहुत सा कुछ है, यानी इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम लोग एकजुट होकर के भी कुछ कर सकते हैं ना। और इन लोगों ने एकजुट होकर के देश की आज़ादी में जो योगदान देना चाहिए था वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर दिया।